गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या होता है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं अच्छे वे में। भाई, मैकेनिक्स का आज ये पहला लेक्चर है। तो ये जो फर्स्ट लेक्चर है इसके अंदर हम क्या देखेंगे, मैकेनिक्स किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जानेंगे। जो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये क्या है, मैकेनिक्स को थोड़ा सा हमने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट लेक्चर है। आज से 2-3 लेक्चर मैं ऐसा दूंगा इसमें पूरा का पूरा मैकेनिक्स, जहाँ से आपको हर एक चीज़ समझ में आने लगेगी, समझ विकसित होने लगेगी। और न्यूमेरिकल्स के लिए मैं बहुत सारे असाइनमेंट दूंगा, उन सबको करना है, आराम से इसको नोट करना है और टू द पॉइंट। क्योंकि ये वीडियो है आपके लिए अच्छा है, किसी भी बात को मैं बोलूँगा ध्यान से सुनिए, उसका नोट्स बनाइए। क्लियर है? चलिए आइए ध्यान से सुनिएगा। हमें पढ़ना है मैकेनिक्स। ठीक है, तो मैकेनिक्स क्या होता है एक बार देख लेते हैं। भाई, मैकेनिक्स कहते किसको हैं? मैकेनिक्स क्या है ना कि एक प्रकार का समझ लो कि प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उस फोर्स के कारण किसी भी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उस इफ़ेक्ट को समझते हैं हम किसके द्वारा, इस मैकेनिक्स के द्वारा। तो हमें क्या पढ़ना है अभी, अभी फ़िलहाल हमें क्या पढ़ना है कि जो मैकेनिक्स है ना, ये मैकेनिक्स का एनालिसिस, मतलब फोर्स का एनालिसिस, मतलब मैकेनिक्स के अंदर हमेशा हम फोर्स की ही बात करेंगे। फोर्स एक ऐसा चीज़ है जो कि हर चीज़ में आएगा आपके पास। तो मैकेनिक्स को हम लोग क्या करते हैं कि टाइप्स ऑफ बॉडी और मोशन ऑफ बॉडी दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बॉडी के ऊपर हम बात करें तो इसके अंदर रिजिड बॉडी आती है, रिजिड बॉडी आएगा। उसके बाद एक डिफॉर्मेबल बॉडी आएगा। ठीक, अगर हम मोशन ऑफ बॉडी की बात करें तो इसके अंदर स्टैटिक आएंगे, डायनेमिक्स आएंगे। फिर इस डायनेमिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है, और ये क्या है, एक तो काइनेमेटिक्स है, दूसरा काइनेटिक्स है। ओके, आते हैं अब समझते हैं। भाई, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो रिजिड बॉडी है ना, यह रिजिड बॉडी कहते किसको है। तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये है कि रिजिड बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स काम कर रहा है तो उस फोर्स के कारण उस रिजिड बॉडी के ऊपर जो भी इफेक्ट पड़ेगा वह इफेक्ट कहलाएगा रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। क्लियर है? सिंपल मैकेनिक्स क्या हुआ, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स हम अप्लाई करते हैं, उस फोर्स के कारण जो भी उसके अंदर चेंजेज आते हैं या जो भी प्रभाव पड़ता है, इसी प्रोसेस को मैकेनिक्स कहते हैं। तो अगर हम रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स डालेंगे तो उस एनालिसिस को हम कहेंगे रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। ओके, उसी तरह से डिफॉर्मेबल बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स डालेंगे तो उसे हम कहेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। सिंपल से फंडा है। अब बात आती है कि रिजिड बॉडी किसे कहते हैं। रिजिड बॉडी क्या है भाई, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें और उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता है या नेग्लिजिबल चेंज होता है तो हम उस तरह के बॉडी को हम कहेंगे वह एक रिजिड बॉडी है। जैसे अगर मैं इस मार्कर की बात कर लूँ तो मैं कहूँगा कि भाई मैं इधर से भी फोर्स डाल रहा हूँ, डैट मीन्स यहाँ से मैं इस तरह से दाब रहा हूँ, इधर से मैं ऐसे करके दाब रहा हूँ, देखो मैं ऐसे करके फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या इसके साइज में, डैट मीन्स कि इसके लेंथ में कोई चेंज आ रहा है क्या? अगर हम माइक्रो लेवल पे बात ना करें तब इसके ऊपर कोई भी चेंजेज नहीं आ रहा है। तो अगर इसके ऊपर कोई भी चेंजेज नहीं आ रहा है तो हम इस टाइप के बॉडी को कहेंगे दिस इज़ द रिजिड बॉडी। ओके, दूसरा डिफॉर्मेबल बॉडी। सिंपल, अगर हम किसी भी वस्तु के ऊपर फोर्स डाल रहे हैं और उस फोर्स के कारण अगर अगर उस फोर्स के कारण उसका शेप और साइज चेंज होता है उसे कहेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। जैसे एक रबर बैंड ले लिया, रबर बैंड को अगर मैं इस तरह से खींच रहा हूँ तो उसके अंदर मैं फोर्स लगा रहा हूँ,
अपोजिट या इक्वल फोर्स, तो वो क्या होगा, रबर बैंड की लंबाई बढ़ेगी। डैट मीन्स उसका शेप चेंज हो रहा है। अगर शेप चेंज हो रहा है तो सिंपल सी बात है, वो क्या होगा, डिफॉर्मेबल बॉडी होगा। ठीक है, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब चूंकि जब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, तो रिजिड बॉडी बस ये पढ़ करके ख़त्म नहीं होगा, इसके ऊपर बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखवाऊंगा भी और बताऊंगा भी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, बस एक मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मान लो घर बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, पिलर खड़ा करना पड़ता है। तो अभी मैं 2-3 वीडियो ऐसा दूंगा ना जो आपका पिलर खड़ा करेगा, उसके बाद हम लोग पढ़ाई करने से स्टार्ट करेंगे, समझे। चलिए ठीक है, आप नोट कीजिए इसको। ओके, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी की। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। ये तो मैकेनिक्स जो है ना, टाइप्स ऑफ बॉडी के ऊपर हमने मैकेनिक्स को डिस्क्राइब किया 2 पार्ट में, टाइप्स ऑफ बॉडी के थ्रू। अब क्या करते हैं कि मोशन ऑफ द बॉडी, इसके थ्रू 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्टैटिक और डायनेमिक। भाई देखो, जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो फोर्स नहीं जान रहा है कि वो बॉडी किस अवस्था में है, वह बॉडी किस अवस्था में है और वह किस टाइप का बॉडी है। यही 2 तरह का हो सकता है। तो रिजिड बॉडी है तो भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी है फिर भी फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। अब हो सकता है कि जब हम, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ बॉडी, लेकिन हो सकता है कि ये बॉडी एकदम रेस्ट पे है तब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या हो सकता है ये बॉडी मूव कर रहा है तब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह से हम लोग इसे क्या करेंगे, बांटेंगे मोशन ऑफ बॉडी के द्वारा 2 टाइप में, पहला स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक किसे कहेंगे, अगर हम कोई भी वस्तु के ऊपर फोर्स डाल रहे हैं और वह वस्तु एकदम स्थिर है, मतलब मोशन नहीं कर रहा है, उस टाइप के बॉडी पर अगर हम फोर्स डाल रहे हैं तो उस टाइप के मैकेनिक्स को हम कहेंगे स्टैटिक्स मैकेनिक्स। दैट मीन्स वैसा वस्तु, वैसा बॉडी जो कि एट रेस्ट पे ऊपर हो। ठीक है, जहाँ भी रेस्ट के ऊपर होगा उसे स्टैटिक बॉडी कहेंगे। और अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है और मूव करते करते हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिए, ठीक है, जैसे कि हम इस तरह से चल रहे हैं और जब हम चल रहे हैं तो हम तो खुद मोशन में हैं और पीछे से अगर किसी ने मुझे धक्का मार दिया तो वो क्या हुआ, मैं मोशन में ही था और मुझे किसी ने धक्का मार दिया, तो वो क्या हो गया, सॉरी, वो क्या हो गया, डायनेमिक्स मैकेनिक्स। क्यों, क्योंकि मैं मोशन में था और मोशन में मेरे ऊपर फोर्स अप्लाई हुआ, तो उस तरह के मैकेनिक्स का एनालिसिस को हम कहते हैं डायनेमिक्स मैकेनिक्स। दैट मीन्स कि बॉडी अगर रेस्ट पे हो तो स्टैटिक, बॉडी अगर मोशन पे हो तो डायनेमिक्स। अब स्टैटिक्स में कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत किस में होती है, डायनेमिक्स में, क्योंकि डायनेमिक्स में मोशन के अंदर होता है बॉडी। भाई जैसे ही डायनेमिक्स की मैं बात कर दूंगा, इसे 2 भागों में डिवाइड कर दूंगा। कौन कौन सा, एक तो काइनेमेटिक्स और दूसरा काइनेटिक्स। ठीक है, इसी दोनों में लगभग बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से। जहाँ पर भी मोशन में आएगा डायनेमिक्स, जहाँ भी डायनेमिक्स आएगा 2 तरह का बात। क्यों ऐसा समझ लो। अगर मान लो कि हम मोशन में हैं तो हमारे ऊपर किसी ने धक्का मार दिया, तो जैसे मान लो कि हम मोशन में थे, मान लो हम इस तरह से मोशन में हैं और हम पे किसी ने धक्का मार दिया, तो धक्का मारा तो जिस वेलोसिटी से हम चल रहे होंगे और जैसे ही धक्का मारा मुझे किसी ने, तो मेरा वेलोसिटी कन्फर्म है कि इंक्रीज हो जाएगा। डैट मीन्स मैं इस तरह से चल रहा हूँ, किसी ने मुझे धक्का मारा तो मैं ऐसे हो जाऊँगा, तो जैसे ही ऐसे हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी था वो वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज हो गया। हम ये नहीं कहेंगे बढ़ गया, क्यों, हम ऐसे जा रहे हैं, किसी ने मुझे इधर से धक्का मार दिया, तब तो मेरा वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है अगर मुझके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए जब मैं मोशन में हूँ। ठीक है, तो मेरा वेलोसिटी पहले 10 किलोमीटर पर आवर था, किसी ने मुझे धक्का मार दिया पीछे से, तो मेरा 15 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक,
तो ये एनालिसिस क्या हुआ, बस मैं इतने का एनालिसिस करके मैंने छोड़ दिया। तो अगर मैं इतने का एनालिसिस करूँगा दैट मीन्स कि मेरे ऊपर जो बॉडी मोशन में है इस बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ दूसरा फोर्स के कारण, बस इतना ही अगर मैं एनालिसिस कर दूं तो इस एनालिसिस को मैं कहूँगा कि यह काइनेमेटिक्स एनालिसिस है। ठीक, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा वेलोसिटी 10 किलोमीटर था, मुझे किसी ने धक्का मार दिया तो मेरा वेलोसिटी 15 किलोमीटर पर आवर हो गया, इतना तो एनालिसिस किया, तो ये काइनेमेटिक्स के अंदर है अभी। लेकिन जैसे ही मैंने और एनालिसिस को बढ़ा दिया, मतलब कि मुझे किसने धक्का मारा, उसकी वेलोसिटी क्या थी, अगर मैं इतना चीज़ कवर कर रहा हूँ तो वो आ जाएगा काइनेटिक्स के अंदर। कहने का मतलब कि अगर बॉडी मोशन में है तो डायनेमिक्स होगा, और इस डायनेमिक्स में दो पार्ट होंगे, क्योंकि बॉडी तो हमेशा ही मोशन में रहना चाहिए, तभी तो ये, चूँकि काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स दोनों के अंदर बॉडी जो है मोशन में ही होना चाहिए, तभी तो हम डायनेमिक्स का दो पार्ट बनाए हैं। चूँकि डायनेमिक्स है, मोशन है, तो इसी का तो ये दोनों पार्ट है, दोनों मोशन में ही होगा। लेकिन जहाँ पर हम किसी बॉडी के मोशन के कोई बॉडी अगर मोशन में है उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो सिर्फ उस बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहा है उस इफेक्ट का एनालिसिस काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। मतलब उस बॉडी का वेलोसिटी क्या था, एक्सेलरेशन क्या था, टाइम क्या था, इसमें चेंज क्या आया फोर्स लगाने के बाद, इस टाइप के एनालिसिस को हम कहेंगे काइनेमेटिक्स एनालिसिस। लेकिन जैसे ही मैंने कह दिया कि जो बॉडी मूव कर रहा है उस बॉडी का वेलोसिटी चेंज क्या हुआ, एक्सेलरेशन चेंज क्या हुआ, टाइम चेंज क्या हुआ, तो अगर मैं यहीं तक बात कर रहा हूँ तो ये तो काइनेमेटिक्स है। लेकिन जैसे ही मैंने काउज ऑफ मोशन, मतलब किस कारण इस मोशन का जो भी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम है चेंज हुआ, अगर मैं इसकी एनालिसिस कर दूं, कारण किसके कारण चेंज हुआ उस कारण को अगर मैं डिस्क्राइब कर दूं, तो फिर वो आ जाएगा काइनेटिक्स के अंदर। दैट मीन्स काउज ऑफ मोशन, अगर मोशन का कारण अगर हम एनालिसिस नहीं करते हैं, नो मतलब नहीं करते हैं, तो वो काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। लेकिन मोशन का कारण, उस जो पहले से मोशन में था उसके अंदर मोशन में जो चेंज हुआ, उस मोशन का कारण अगर हम पता कर लेते हैं तब उसे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक्स के अंदर वो आएगा। क्लियर है? तो सिंपल सी बात, एकदम ओवरव्यू में दे देता हूँ आपको। मैकेनिक्स को मैं टाइप्स ऑफ बॉडी के ऊपर डिफाइन करता हूँ। टाइप्स ऑफ बॉडी के अंदर रिजिड बॉडी, जो कि शेप और साइज चेंज नहीं करता है फोर्स अप्लाई करने के कारण, उसे कहते हैं रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स के कारण जो उस रिजिड बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है, उस चेंज को हम कहेंगे कि रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। क्लियर है? आइए, सेम चीज़ डिफॉर्मेबल बॉडी के लिए हो जाएगा। सेम चीज़ मोशन ऑफ बॉडी। अब इस बॉडी का जो मोशन है इसके ऊपर अगर हम डिवाइड करें तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स किसे कहेंगे? ऐसा बॉडी जो रेस्ट पे हो, जिसके अंदर मोशन नहीं हो, उसे हम स्टैटिक्स कहेंगे। और ऐसा बॉडी जो कि मोशन के अंदर हो, उसे हम लोग डायनेमिक्स कहेंगे। और इस डायनेमिक्स के दो पार्ट होंगे, पहला काइनेमेटिक्स, दूसरा काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स में वो सारे मैकेनिज्म आ जाएंगे जिसके अंदर हम लोग जो मोशन है उस मोशन का कारण नहीं पता है, काउज ऑफ मोशन हमें नहीं पता है, उसका हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, उसे हम लोग कहेंगे काइनेमेटिक्स। और अगर हम मोशन का काउज पता करने लगे तो उसे हम लोग कहेंगे काइनेटिक्स। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगा ना मैकेनिक्स समझने में कि आप इसके बिना मैकेनिक्स समझ ही नहीं सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग मोटा मोटी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसका एप्लीकेशंस कहाँ है,
स्टैब्लिश्ड होता है वो देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फोर्स एंड पार्टिकल्स। फोर्स और पार्टिकल्स के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ मैकेनिक्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हो तो उसका लॉ तो जानना ही पड़ेगा आपको। और इसी लॉ के ऊपर जो हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, क्योंकि एली में तो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, 2-4 क्वेश्चंस आते हैं जो कि थ्योरी वाले आते हैं। बाकी थ्योरी वाले कुछ सेक्शंस में अलग से भी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन ये सबसे लास्ट में आपके एग्जाम से कुछ दिन पहले, ठीक है, वो रट के चले जाओगे। थ्योरी की बात कर रहा हूँ, अगर वो रट के चले जाओगे आपका कम से कम 15 से 20 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आइए तो सबसे पहले समझते हैं लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से कितने लॉ होते हैं? मैकेनिक्स के मोस्टली 1, 2, 3, यही 3 लॉ होता है, ओके। बाकी और भी लॉज हम देख सकते हैं, लेकिन मेनली हमें न्यूमेरिकल्स के ऊपर यही तीनों लॉ को अप्लीकेबल अप्लाई करना पड़ता है। बात करते हैं भाई, पहला लॉ होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आप लोग जानते भी होंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वो क्या होता है? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। क्लियर है? फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई? जो फर्स्ट लॉ वो यह कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया। दैट मीन्स अगर कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई ना करें, या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो यह जो लॉ है उस लॉ को हम लोग कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहला गया ये। हाँ, इसके अंदर क्या करना पड़ता है, कुछ नेग्लेक्ट करने पड़ते हैं या कुछ चीज़ों को हमें आइडियल मान लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम ये पंखा इस तरह से चला दिए, हाथ से ही चला दिए, छोड़ दिए, तो कोई बच्चा कहेगा सर आप तो कहते हैं घुमा दिए तो घूमते ही रहेगा, क्योंकि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो जो हमारे वातावरण में मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स उस पंखे के ऊपर छोटे छोटे कण में ही बार बार, जैसे पंखा ऐसे घूम रहा है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूम रहा है, तो मॉलिक्यूल्स में टकरा रहे हैं। मॉलिक्यूल्स उसको क्या कर रहा है, हर बार हर टक्कर के बाद उसके स्पीड को कम कर रहा है। साथ ही साथ जो बॉल बेरिंग लगा हुआ है उसके अंदर फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन उसको कम कर रहा है। तो ये सब हम लोग नेग्लेक्ट करने के बाद ये फर्स्ट लॉ को हम लोग देखते हैं। मतलब ये आइडियल केस है, कोई भी लॉ बनता है आइडियल केस के ऊपर बनता है। जब न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो पर भी हम कुछ अजम्पशंस मान लेते हैं, जिसे हम लोग आइडियलाइजेशन कहते हैं। फर्स्ट लॉ क्या हुआ, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना दे। कोई बॉडी अगर मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दें। ठीक, फर्स्ट लॉ आपने देख लिया। चलिए दूसरा कहता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या होता है भाई? सेकेंड लॉ कहता है कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो वह फोर्स अप्लाई करने पर वह बॉडी में एक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। एक्चुअली उसके वेलोसिटी में चेंज आता है, लेकिन चूंकि कोई भी बॉडी है उस बॉडी का मास तो हमेशा ही होता है, तो उस मास को भी हम कंसिडर कर लेते हैं और हम कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्यों? इसको समझो अच्छे से। मतलब हम कहते हैं कि अगर हम ये कह दिया कोई एक बॉडी है, अगर इस बॉडी का मास m है और अगर इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं F, ठीक है, तो यह अगर रेस्ट में है तो जो V1 है वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यह रेस्ट में नहीं है, क्योंकि दो ही स्टेट हो सकता है, अभी हमने पढ़ा था किसमें, डायनेमिक्स वाले केस में, मोशन ऑफ टाइप्स ऑफ मोशन में। अगर यह रेस्ट में है, चलो पहले तो हम रेस्ट की ही बात कर लेते हैं। अगर यह बॉडी रेस्ट में है तो इसकी V1 वेलोसिटी 0 होगी। जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई कर दिया तो इसी m का कुछ ना कुछ वेलोसिटी V1, चलो मान लो V1 जो है v हो गया। तो देखो मास तो वही रहा, फोर्स अप्लाई करने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। तो पहले V1 था, अब चलो इसको V2 मान लेते हैं, ठीक है, V2 जो है v है, पहले V1 था अब V2 हो गया। तो वेलोसिटी में तो चेंज आया ही आया, लेकिन साथ ही साथ मास
जो मास है उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं, इसलिए जो भी फोर्स हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं वह फोर्स क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v2 माइनस v1 अपॉन t। क्लियर है। मास चूंकि इसके अंदर कांस्टेंट होते हैं, इसलिए जब हम इक्वल लगाते हैं तो मास यहाँ दे देते हैं कांस्टेंट के रूप में, और v2 माइनस v1 अपॉन t। ठीक है, ये एक्चुअल होता है। बात के ये सब छोड़ो, सीधा याद रखो m, और ये जो v2 माइनस v1 है, इस v2 माइनस v1 को, इस v2 माइनस v1 को, ये v1 ये v2, इस v2 माइनस v1 को हम क्या मानते हैं, कैपिटल v। ठीक है, कैपिटल v मान लिया, चेंज है ये, चेंज v। ओके, अब करना क्या है कि अपॉन में t तो रहेगा ही। अब चूंकि देखो वेलोसिटी बाय t मतलब टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो भी आप लोग चूंकि लीड के लिए तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। और अगर सुन लो बाबू, अगर जो चीज़ आपको पहले से आना चाहिए वो अगर नहीं आ रहा है तो आप जाकर के एक बुक पढ़ो, जो कोई भी बुक पढ़ लो आप, ठीक है, मैकेनिक्स का एक बार पढ़ोगे बुक्स आपको सब समझ में आ जाएगा, या फिर अपने सेमेस्टर का बुक पढ़ो। अब मैं ये आपको बता दूं, वेलोसिटी बाय टाइम बउआ इसको एक्सेलरेशन कहते हैं, ये तुमको नहीं आ रहा है तो लीड का तैयारी बेकार कर रहे हो। ये आना ही चाहिए तुमको, ये तो एकदम 10वां क्लास का बच्चा बता देगा आपको। ठीक है, तो चलिए, भी वेलोसिटी बाय टाइम को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये क्या होगा, v बाई टी, यहाँ पे a लिख दिया, इसे f कह दिया, तो शॉर्टकट हम लोग जानते हैं f इजिकल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं फोर्स f। तो ये तो जानो अथवा ना जानो, सेकेंड लॉ यही कहता है कि जो f है फोर्स, वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। या फिर हम इसको और अच्छे वे में कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या, टाइम से अगर डिवाइड कर दोगे तो रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होता है, एम भी अपॉन टी। टी मतलब रेट, चेंज किसका, मोमेंटम का, मोमेंटम मतलब ये एम भी। क्यों, v बाय टी अगर आप बोलोगे, v बाय टी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो रेट का मतलब टाइम का डिवीजन, सिंपल याद रखना है बस, और कुछ नहीं। क्लियर है। आइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया ये। चलिए, ये समझ गए। थर्ड लॉ, आइए थर्ड लॉ क्या कहता है। थर्ड लॉ ये कहता है देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी फोर्स। सिंपल, अगर हम आपको एक थप्पड़ मार दें, ठीक, तो जितने जोर से मेरा थप्पड़ आपके गाल के ऊपर पड़ा है, उतने ही जोर से आपका गाल भी हमारे हाथ के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है। क्यों, क्योंकि अगर ये मेरे ऊपर फोर्स नहीं लगाता तो ये उस तरफ चला जाता। तो क्या हुआ, थर्ड लॉ क्या कहता है, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर आप जितना फोर्स लगा रहे हो वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। क्लियर है, उसको हम लोग रिएक्शन फोर्स भी कह देते हैं। और हाँ, इसके बाद मैं रिवोल्यूशन ऑफ फोर्स बढ़ाऊंगा, एक ओवरव्यू दूंगा, उससे क्या होगा आपको इसका यूज आ जाएगा। कैसे, आप लोग को याद होगा, जैसे मान लो कि हम लोग कहते हैं कि ये बॉक्स है, इस बॉक्स का मास नीचे m लग रहा है, तो इसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स ऊपर लगता है। वो रिएक्शन फोर्स क्या है, यही तो है, थर्ड लॉ से आता है। थर्ड लॉ से क्यों आता है, मास जितना ये इसके ऊपर दबाव डाल रहा है, इतना ही ये इसके ऊपर दबाव डाल रहा है। इसको हम कह देते हैं कि ये मास है, और ये मास कहो या वेट कहो, अगर फोर्स के टर्म में कहोगे तो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन कुछ नहीं है, ये थर्ड लॉ से ही आया है। क्लियर है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ठीक, इतना समझिए हो गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है इसके बारे में। ठीक, हमने क्या किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को समझ लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझते हैं। ये सिंपल क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर कोई भी, मान लो अगर कोई भी दो मास है m1, दूसरा मास है m2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, ठीक है, तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे।
दैट मीन्स अट्रैक्ट करेंगे किस फोर्स से भाई, जो एफ है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, m1 इंटू m2 डिवाइड में r का स्क्वायर। ये कहता है ग्रेविटेशनल लॉ। चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके इक्वल दे रहे हैं, तो यह इक्वल एक कांस्टेंट लेके आएगा जिसे हम लोग g कहते हैं। तो g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये जो देखो भाई हर चीज़ में फोर्स आ रहा है, क्योंकि पढ़ रहे हैं क्या मैकेनिक्स, ये दोनों को क्या कर रहा है, फोर्स अपने ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो F जो है F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है यही कहता है कि दुनिया में कोई भी दो फोर्स हैं, दो बॉडी हैं, एक बार पता है ये बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है किस फोर्स से, तो g इंटू m1 m2 इसका मास m1 इंटू m2 डिवाइड में आर स्क्वायर। आर क्या है, इन दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस, समझे। हाँ वो अलग बात है कि अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो दोनों सट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स है इसके मास के कंपेरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ज़्यादा ही नेग्लिजिबल। ठीक है, देखो नीचे आर स्क्वायर आ रहा है, मतलब जो डिस्टेंस होगा ना नीचे में क्या होगा, आर स्क्वायर। अच्छा, और ये चीज़ वैल्यू कहाँ से आया भाई, ये हज़ारों बार एक्सपेरिमेंट किया गया तब जाकर के इस रूल को निकाला गया, हर एक बॉडी के ऊपर अप्लाई करके। ठीक है, चलिए वो तो डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम लोग। इतना समझ लो कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो एफ, ये जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, 6.67 माइनस 23 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये क्या होता है भाई, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ये यह कहता है, ध्यान से देखना। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिबिलिटी। ये कहता है कि अगर कोई एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, तो ये जो F है ना, ये जो फोर्स हम अप्लाई किए हैं, तो इस फोर्स अप्लाई करने का एक लाइन ऑफ एक्शन होगा। यह लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है, ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो अगर मान लो कि इस फोर्स को अप्लाई करने से यह इस साइड 10 मीटर मूव किया, ठीक, तो अगर मैं इसी बॉडी के ऊपर इसी लाइन ऑफ एक्शन, कौन, इसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर इधर से फोर्स अप्लाई ना कर करके, ये मान लो कि 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, अगर मैं ये इसी लाइन का ऑफ एक्शन, ये नहीं कि यहाँ जितना डिस्टेंस पे ये उतना डिस्टेंस पे ये, अगर इस इधर ना करके मैं इस साइड अगर कर दूं सेम फोर्स, मतलब 10 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन अप्लाई किया इसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर, अगर मैं इस फोर्स को हटा करके यहाँ से फोर्स को अप्लाई कर 10 न्यूटन, तो भी यह इधर की ओर 10 मीटर ही मूव करेगा। मतलब कि अगर किसी भी फोर्स को अगर मैं उसी लाइन ऑफ एक्शन पे कहीं भी चेंज कर दूं, मतलब ट्रांसमिट कर दूं, इस साइड से उस साइड मैंने ट्रांसमिट कर दिया, तो जो इस बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है वह इफेक्ट सेम रहता है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिबिलिटी। क्लियर है, चलिए यहाँ तक समझ गए। ये हो गया आपका। आगे आते हैं, एक टर्म है आइडियलाइजेशन। ये क्या होता है भाई, आइडियलाइजेशन, ये क्या होता है ना कि आइडियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर हम न्यूमेरिकल बना रहे हैं, तो हम एक आइडियल केस मानते हैं। आइडियल केस क्या होता है, जैसे मान लो कि हमें क्या करना है, एक कार है, अगर हम बोल रहे हैं ए कार इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, तो हम कार के बारे में जैसे ही मेरे दिमाग में आता है तो मुझे लगता है कार का हेडलाइट मूव कर रहा है, या कार में जो ड्राइवर बैठा है वो मूव कर रहा है, या कार का चक्का है वो मूव कर रहा है। तो मेरे दिमाग में क्या आता है, ये सब कुछ नहीं, एक कार मूव कर रहा है। इसका मतलब कार को हम एक
पॉइंट या एक पार्टिकल के रूप में जानते हैं, और उस पार्टिकल को ही हम समझते हैं कि हाँ भाई वो क्या है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसी हमने क्या किया, कार को क्या मान लिया, एक पार्टिकल मान लिया। हमने क्या किया, आइडियल केस बना लिया। उसी को हम लोग कहते हैं आइडियलाइजेशन। दैट मीन्स कभी भी एनालिसिस करने के ऊपर, न्यूमेरिकल बनाने के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल, रिजिड बॉडी और पॉइंट लोड, इन तीनों को एक आइडियल केस में मानेंगे। जैसे ही हम लोग कहेंगे पार्टिकल, तो कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि एक यहाँ पे कार है, हम बोलेंगे इस कार का वेट कितना है, तो मान लो कि 100 न्यूटन है, सॉरी मान लो कि इसका 1000 किलो है इसका वेट। ठीक है, अगर हम बोलते 1000 किलो है अगर, तो क्या हेडलाइट का वेट है, किसका वेट है, और कहाँ से कंसिडर करेंगे हम, तो जो कार होता है उस कार का जो मिड वाला पॉइंट होता है, उसी पॉइंट को हम कह देते हैं कि भाई हाँ पूरा का पूरा वेट जो है इसी पॉइंट पे लग रहा है, और इसी पॉइंट को हम एक पूरा कार मान लेते हैं। मतलब पूरे के पूरे वस्तु को एक पार्टिकल मान लेते हैं और उसी के ऊपर कहते हैं कि यहीं पे क्या है, उसका पूरा का पूरा वेट है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी बड़े से बड़े चीज़ का अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो हम उसको एक पार्टिकल मान लेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं कि आइडियलाइजेशन, मतलब आइडियल केस मान लिया। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या होता है, देखो अगर ये जो बॉडी है ना, अगर इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो ना, तो ये हल्का हल्का एकदम डिफॉर्म करता ही करता है, लेकिन हम इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं इसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आया, तो हम कहते हैं कि वो रिजिड बॉडी है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट लोड। पॉइंट लोड क्या होता है, मान लो कि तुम ये मान लो कि एक बेड है, इस बेड के ऊपर एक गाड़ी रखी हुई है, बेड के ऊपर एक गाड़ी रखी हुई है। हम कहें गाड़ी का लोड कितना है, भाई लोड कहाँ दर्शाएंगे हम, क्योंकि गाड़ी अगर इतना बड़ा है तो लोड तो यहाँ पड़ रहा है, यहाँ सब जगह पड़ रहा है। लेकिन हम ये क्या कहते हैं कि नहीं, इस गाड़ी का लोड यहाँ पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है, इस पूरे जगह पर नहीं, हम क्या कहते हैं, वही सेंटर ऑफ मास की बात होगी, जहाँ पर इसका पूरा का पूरा मास एक सेंटर के ऊपर क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, और इसी के ऊपर हम मान लेते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसे डायग्राम कैसे बनाते हैं, पूरा कार नहीं बनाते हैं, एक पॉइंट दे देते हैं और मान लेते हैं कि यहीं पे क्या है, एक लोड पड़ रहा है, किसका, इस कार का। कहने का मतलब हमने आइडियल बना दिया। क्या क्या बना दिया, पार्टिकल। एक कार था उसको हम एक पार्टिकल मान लिए और कहें कि नहीं यही पार्टिकल है। अब हमने कहा रिजिड बॉडी, कार है, कार के ऊपर अगर लोड लगाओगे या फिर कार को अगर बेड के ऊपर रखोगे तो थोड़ा ना थोड़ा सा कार जो है डिफॉर्म होगा या बेड डिफॉर्म होगा, लेकिन हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसे नहीं मानते हैं। ठीक है। तीसरी बात पॉइंट लोड, अगर हम उसे लोड दर्शाना चाहते हैं कि भाई इस कार के ऊपर, इस कार के चलते इस बेड के ऊपर कितना लोड आया, तो क्या करेंगे, एक पॉइंट लोड करके दर्शा देंगे और बोलेंगे हाँ यही लोड पड़ रहा है, जबकि ये पूरा का पूरा, इस पूरे का वजन है 1000 kg, लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं इसी के ऊपर 1000 kg पड़ रहा है, क्या, वजन। अब वो अलग बात है कि अब ये मत समझना कि भाई 1000 kg है, हम इसको न्यूटन में क्यों नहीं लिखें, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर नीचे जाता है तो इसके ऊपर आप क्या करोगे, जी तो लग ही रहा है, तो जब जी लग ही रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, इस kg नहीं एम और जी लगा देंगे। एम जी का मतलब क्या, कि भाई जितना लग रहा है उसमें 9.8 से गुना कर दो, मतलब वेट निकाल दो, डब्ल्यू चल क्या होता है, एम जी ही तो होता है। क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब था कि आइडियलाइजेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने के लिए उसको हम आइडियल वे में मान लेते हैं, उसे हम लोग आइडियलाइजेशन कहते हैं। क्लियर है। जैसे मान लो कि सूर्य है, सूर्य जो है एक जगह पे है, उसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काट रहा है, हम कहते हैं एक चक्कर, पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाने में वो क्या करता है, 365 दिन लेता है। तो एक बात बताओ, जहाँ अमेरिका है, मान लो कि ये आपका सन है और ये मूव कर रहा है, तो ये पृथ्वी है, तो ये वाला मूव करता है कि ये वैसा नहीं मानते, हम मानते ये पृथ्वी है, मतलब इसको क्या मान लिया, हम एक पार्टिकल मान लिया, और इसी पार्टिकल को हम क्या करते हैं, इसमें घुमा देते हैं, तो क्या हमने कर दिया, आइडियल केस मान लिया ना। इसी को कहते हैं हम लोग आइडियलाइजेशन। क्लियर है। चलिए इन तीनों को आप समझ गए हैं, इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद फिर मैं आपको आगे
एक कुछ टॉपिक्स और है उसको मैं डिस्कस करूँगा। चलिए इसको शॉर्ट लीजिए इसका।